ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला से ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई और भोम जी भाई घना घना राम राम। वाह भोम जी भाई राम राम सा। राम राम ओम जी भाई राम राम। एक बात बताओ, थानो छोरो जी को है वो काल गांव में कई जना ने भेड़ा कर रही हो, कहीं बातचीत कर रही हो, मारे की पल्ले पड़ी को नहीं कई वास्ते भेड़ा कर रही हो वो काल। हाँ ओम जी भाई, बात यहाँ है कि देखो आजकल का जगह युवा है ने हाँ वे बहुत ही ज्यादा सजग हो गया है। हाँ। आपने जी अंग्रेजी रे मैंने क्या करे कैरियर बाबत, रोजगार बाबत। हाँ रोजगार स्वरूप। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं कहीं है कि विचार कर रहा है कि भाई खेती बाड़ी तो आप कर रहे हैं, हाँ पशुपालन भी दूसरा जगह है, पशुओं ने आप पाल रहे हैं, पर साथ साथ मैं आ सोच रहा है कि भाई देखो ऊंट पालन जो है नी वो भी साथे शुरू कर दे। ऊंट पालन। हाँ अब मैं कह रहा था कि भी देखो आजकल रे जमाने ने मायने के ऊंट पालन वो भी एक अच्छो व्यवसाय है, उनसे भी आमदनी बहुत अच्छी कर सके। आमदनी ऊंट मारे की समझ में नहीं आ रही है। अब हूँ आई तो भी पूछी कि भाई वो किन बात है, मैं बात्या कर रहा था कि भाई 5-7 जना भेड़ा और शेर जसी 5-7 कहीं मैं घणकरा छोरा ने देखा था, छोरा साथे के रोजगार कहीं बात कर रहा था, कठी जावनरी भी बात कर रहा था। हाँ तो बीकानेर जासी तो बीकानेर NRCC राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र। हाँ, कि भाई उन्हें जार पर बड़ा जी का अनुभवी वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, तो जानकार लोग सुबह इन बाबत जानकारी ले रही। देखो अगर जागरूकता है, एक युवा अगर 10 युवाओं ने चेता भी नहीं तो कितना बड़ा पुण्य काम है। बात करी ओम जी भाई थे पुण्य री। हाँ तो आपा अठे चौपाल रमाने बैठा और अच्छी जानकारी डॉक्टर माध्यम जगह किसान भाई है ऊंट पालक है उन्होंने देवा। हाँ। तो आज पुण्य जो काम है वो किन विषय पर थे कर सो थे बताओ माने। अरे भोम जी भाई, आज देखो चौपाल में अपर डॉक्टर साहब पधारिया है वेद प्रकाश जी, और बातचीत करते हैं डेयरी पशु के रूप में ऊंट पालन एक लाभकारी उद्यम। इन विषय पर जानकारी देने वास्ते देखो डॉक्टर वेद प्रकाश जी आ गया है। आओ डॉक्टर साहब आओ। राम राम सा डॉक्टर। राम डॉक्टर साहब। राम राम ओम जी भाई। राम राम भोम जी भाई। राम राम सा बिना चो पहला राम राम शाह। ओम जी भाई देखो अबान आपा बाता करी ऊंट पालन रे व्यवसाय बाबत। हाँ। थे तो चमत्कार ही कर दियो, टाबरी आप गाँव रहा शेर जासी और थे तो डॉक्टर साहब ने ठे बुला लियो। देखो हूँ भी देखो मन री बात करो तो जिकी मन में लोग अपर जगह पशुपालक भाई है, ऊंट पालक भाई है, बिया जी मन री जी बात है, बिन विषय पर अच्छा बात करे अगर आप पशुपाल रमायने। तो डॉक्टर साहब से पहली तो महारा जगह ऊंट पालक भाई है, बे आ जानना चाहसी कि उन्हारे मन रे मायने जिज्ञासा रहे कि डेयरी पशु रे रूप में ऊंट पालन रो कई मतलब है। देखिए ओम जी भाई, जैसे हम गाय भैंस को दूध उत्पादन के लिए पालते हैं, उसी तरह से ऊंट को पालना और उससे प्राप्त जो दूध होता है उसको उचित मूल्य पर बेचकर लाभ कमाना, यही डेयरी पशु के रूप में ऊंट पालन है। और डेयरी व्यवसाय या उद्यम में बहुत सारे पहलू होते हैं, जैसे डेयरी पशुओं का प्रबंधन, हाउसिंग, दूध दोहन प्रबंधन, उसके अलावा दूध दोहन का क्या रूटीन होना चाहिए, पशु का चारा दाना का प्रबंधन, प्रजनन का प्रबंधन, स्वास्थ्य का प्रबंधन, उसके बाद जो आपका दूध निकलता है उसका कैसे मार्केटिंग करना, ये सारे पहलू जो है वो सारा जो है कोई भी डेयरी पालन व्यवसाय का हिस्सा होता है। और अब डॉक्टर साहब गणकरा अभी कहे कि ऊंट डेयरी व्यवसाय क्यों करना चाहिए? देखिए आज हम लोग सब जानते हैं कि आज हम मानव स्वास्थ्य हम सबकी प्राथमिकता है, और कोरोना महामारी के बाद सब लोग को प्राकृतिक भोजन सामग्री का उपयोग करना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ डायबिटीज, ऑटिज्म, क्षय रोग इत्यादि इस सब में जो ऊंट का दूध है उसकी उपयोगिता पर बहुत सारे शोध किए गए हैं और इसमें उपयोगी पाया भी गया है। ऐसी स्थिति में ऊंट के दूध का व्यवसाय एक लाभकारी उद्यम साबित हो सकता है। इसके अलावा इसके दूध में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, विटामिन सी की मात्रा गाय से 3 गुना होता है, आयरन की मात्रा गाय के दूध से 10 गुना ज्यादा होता है। इसके अलावा और दूसरे मिनरल जैसे आपका जो है गया पोटासियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर है, मैंगनीज है, सोडियम है, जिंक है, ये सब भी जो है गाय और भैंस के दूध से ज्यादा होता है। साथ ही साथ आज हम लोग सब लोग स्वास्थ्य के लिए बहुत सजग हो गए हैं, तो इसके दूध में लिनोलिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि लिनोलिक एसिड जो है इसका उत्पादन मानव के शरीर में नहीं होता है, इसलिए आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा।
और उसके लिए जो है ऊँट का दूध एक अच्छा स्रोत हो सकता है। और इसके सेवन से क्या होता है कि LDL कोलेस्ट्रॉल, जो लो डेंसिटी का जो कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि गंदा कोलेस्ट्रॉल होता है, जिससे कि धमनियों में जो है जमाव हो जाती है, तो इसको वो कम करता है। ऊँट के दूध पीने से वो उसमें कमी आती है। इसके साथ ही लोगों को इंसुलिन के प्रति जो संवेदनशीलता रहती है तथा रक्तचाप में भी ये सुधार करता है। और आप देखें तो इसके जो दूध में कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है, 3.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, जबकि गाय के भैंस के दूध में यह 52 और 55 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो आप इसका अगर दूध पिएंगे तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। साथ ही वसा की मात्रा इसमें कम होती है, फैट बहुत कम होता है, 3% से कम होता है। अगर गाय का देखे तो 4%, भैंस का देखे तो 7% होता है। तो आज सबको एक स्वास्थ्यवर्धक औषधीय गुणों से भरपूर दूध चाहिए। और आपको जिस चीज की जरूरत सबको है तो उसकी मांग ज्यादा है, और अगर जिसकी मांग है तो उसका बाजार भी होता है। इसलिए अगर इन लक्षणों को देखें तो हम देख सकते हैं कि भाई गाय भैंस की तुलना में ये एक अच्छा व्यवसाय बन सकता है। इसीलिए ऊँट को दुधारू पशु के रूप में पालना एक अच्छा व्यवसाय साबित हो सकता है। इन खातरों व्यवसाय करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, डेयरी पशु रे रूप में दूध रे अलावा और किसा किसा लक्षण है जिका कारण ऊँट गाय भैंसा से अलग होया करे? देखिए, एक तो हमने दूध के बारे में बताया, इसके अलावा भी बहुत चीज है जो कि डेयरी व्यवसाय को प्रभावित करता है। तो उसमें है कि इसका जो ऊँट का जो दूध काल होता है, ब्याने के बाद कितने दिन दूध देती है, तो यही भी गाय भैंस की तुलना में लंबा होता है। तो इसका क्या फायदा होता है कि आप एक बार ऊँटनी ब्याह गई तो आप लंबे समय तक दूध ले सकते हैं। अच्छा। तो एक तो फायदा ये है, जैसे कि गाय भैंस में जो है 305 दिन का दूध काल होता है। इसमें जो हमने देखा है कि औसत जो हमारे यहाँ ऊँटनियां है वो 420 दिन तक दूध देती है। अच्छा। एक तो ये है, तो आपकी दूध लेट से सूखती है तो आपको फायदा ज्यादा होगा। दूसरा है कि ये चराई पर निर्भर ज्यादा होता है, तो इसमें आपको पालने का खर्चा भी गाय भैंस से कम लगता है। इसके अलावा अधिकतम दूध का उत्पादन जो होता है, जब दूध जिसको हम बोलते हैं पीक यील्ड, तो गाय भैंस में दूसरे तीसरे महीने में आ जाती है, इसमें 5वें छठे महीने में आती है। और जो इसमें जो सबसे अधिक दूध उत्पादन होता है गर्मी के मौसम जो मई और जून के महीने में होता है, जिस समय दूसरे पशु दूध देना बंद कर देते हैं या उनकी दूध कम हो जाती है, उस समय ये ज्यादा दूध देती है। तो आप गर्मी के प्रभाव में भी अच्छा दूध दे सकती है। तो आप उस समय जब दूध की मार्केट में कमी होती है तो आप इसका अगर व्यवसाय करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है। इसके अलावा इसमें बीमारियां कम लगती है, तो आपको बीमारी के ऊपर जो खर्चा होता है उससे भी आप बच सकते हैं। तो ये सारा, ये जो गाय भैंस की तुलना में ये सब गुण भी जो है इसको एक डेयरी पशु के रूप में स्थापित करने में मददगार साबित होगा। और अब डॉक्टर साहब, जब ऊँट डेयरी की बात आएगी तो ऊँट डेयरी सारू किसी किसी नस्ल है उपयुक्त मानी जाए? पहले तो आप बताओ कि नस्ल कितनी हुए? देखिए, भारत में कुल 9 पंजीकृत नस्ल है और उसमें से 6 राजस्थान की है, 2 गुजरात की है और 1 मध्य प्रदेश की है। अच्छा। तो उसमें जैसे बीकानेरी, जैसलमेरी, उसके अलावा आपको जालौरी है, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, मेवाती है, ये सारी नस्लें राजस्थान की है। कच्ची और खराई 2 नस्ल जो है वो गुजरात की है और एक मालवी नस्ल है वो एमपी की है। और इसमें अगर देखें तो जो दूध उत्पादन के लिए जो सबसे अच्छी नस्ल अगर चयन करना हो तो आप औसतन जो है एक ऊँटनी जो है 4 से 5 लीटर दूध देती है। और हमने जो अपने अनुसंधान किए हैं उसमें देखा है कि इन सभी नस्लों में कच्ची ऊँट की जो नस्ल है उसकी दूध उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। गुजरात रही है? हाँ, गुजरात की है। और हमने देखा है कि एक दुग्ध काल में पूरे एक बार ब्याने के बाद लगभग 2000 किलो तक दूध ये दे देती है। और इनका जो पूरा दुग्ध काल होता है लगभग 450 दिन का होता है। तो 450 दिन में लगभग 2000 लीटर दूध देती है। और जो बीकानेरी नस्ल है जो वो, क्योंकि वो बोझा ढोने के लिए ज्यादा उपयुक्त है, तो उसकी दूध उत्पादन क्षमता सबसे कम है और उसमें एक दूध काल में 1300 किलोग्राम तक दूध, और उसका दुग्ध काल भी छोटा होता है, वो 385 दिन तक औसतन दूध देती है। इसके अलावा कच्ची के बाद जो अच्छी नस्ल है वो मेवाड़ी नस्ल है। अच्छा। मेवाड़ी नस्ल है जो आपका उदयपुर, झालावाड़ के क्षेत्र में मिलता है। तो उसकी जो है औसतन 1600 किलोग्राम दूध वो अपने दुग्ध काल में देती है। और उसके बाद जैसलमेरी का नंबर आता है। लेकिन हमने यह भी देखा है कि हर नस्ल में कुछ ऊँटनियां जो है बहुत अच्छा
दूध देती है। आज तक हमने इसको दुधारू पशु के रूप में चयन नहीं किया है, तो हमारा आज जरूरत है कि हम हर नस्ल में से वैसे पशु को चुने जो दूध उत्पादन ज्यादा देती है। अभी पीछे हमने बीकानेरी नस्ल में 5000 किलोग्राम तक दूध देने वाली ऊँटनी भी देखा है। तो हमें कि हर नस्ल में से अच्छे पशुओं को चुन के उसका चयन करके उसका वंश को आगे वृद्धि करें, तो हर नस्ल में दूध उत्पादन क्षमता हम बढ़ा सकते हैं। और देखो ज्ञानवर्धक जो कार्यक्रम है मेरे साथ साथ उपयोगी है मनोरंजन। हाँ बिल्कुल ओम जी भाई। वे हाँ तब सुना दियो एक गीत, बिल्कुल बिना देरी किए सुनाओ। तो आपसे सुनो सा ओ एक मीठो मीठो सो, तो सा बार आप सुनियो ओ एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो। मैं डॉक्टर आर्तबंधु साहू, निदेशक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ये केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊँटारी बाता माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेला आप सर सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति ऊँटारी बात्या। और आज चौपाल में जानकारी देवन सारू पधार्या है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु डॉक्टर वेद प्रकाश। और आज आप बातचीत करिया डेयरी पशु रे रूप में ऊँट पालन एक लाभकारी उद्यम। डॉक्टर साहब गीत ले पहले हमारा ऊँट पालक ने आप बहुत ही अच्छी जानकारियां दे रहा था। तो अब हमारा जगह ऊँट पालक है और जगह आजकल रा विशेष जगह नव युवक है वह कहीं है कि आपने आर्थिक लाभ खानी बहुत ही ज्यादा सावचेत रहा करे। तो उनारे मन रे माने एक सवाल आया करे कि डेयरी पशु रे माए ऊँट पालन सु आर्थिक लाभ किन भांत मिल सके। कोई भी पशु पालते हैं, ऊँट में भी है, तो आप दूध तो जो इसका मुख्य उत्पाद है अर्ध सघन पत्ती में पालते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में सेमी इंटेंसिव बोलते हैं। और एक एक्सटेंसिव सिस्टम होता है। एक्सटेंसिव मतलब उसमें सिर्फ चराई होता है, जंगलों में लोग चराई करवाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो कि साथ में चराई के बाद उसको कुछ पूरक आहार देते हैं, चारा दाना देते हैं। तो ये 2 पद्धति है और दोनों पद्धति में खर्चे अलग अलग होते हैं। तो आप अगर कोई हमारा जो भी युवा है जो इस क्षेत्र में रोजगार करना चाहता है और वो अगर 10 मादा और एक नर को लेकर रोजगार करना चाहता है और बैंक से इसके लिए कुछ लोन लेते हैं, अगर 10,000 प्रति पशु उसको लोन मिलता है और उसको जो भी है बैंक की शर्तें है कि अगर 20% के हिसाब से ब्याज लेगा और चुकाना है। तो हमने देखा है कि इसमें दूध है, खाद है, बाल है, ये सब चीजें हैं जो उत्पाद उससे मिल सकते हैं। साथ में जो खर्चा में है, चराने का खर्चा है, आपका लोन रिपेमेंट का खर्चा है, दाने का खर्चा है, रख रखाव का खर्चा है, दवा का खर्चा, इस सब चीज को अगर ध्यान में रखें तो 5 साल के भीतर उनको इस व्यवसाय में आमदनी आने लगती है। और हमने देखा है कि इसमें जो विस्तृत प्रणाली जो हम एक्सटेंसिव, जिसमें कि हम कोई अलग से चारा दाना नहीं देते हैं, वैसे में 5वें साल में उनको प्रति पशु 6,000 से अधिक लाभ हो सकता है। और जो हमारा जो सेमी इंटेंसिव जो अर्ध सघन पद्धति है उसमें अगर कोई व्यवसाय कर रहा है, पशुपालन कर रहा है, तो उसको लगभग 8,000 रुपये प्रति वर्ष का लाभ हो सकता है एक पशु से। अच्छा, एक पशु। हाँ, तो आप अगर इसको क्या कहते हैं 8,000 है तो आप 10 पशु है तो 80,000 रुपए का लाभ इसको मिल सकता है। तो वो लाभ मासिक है डॉक्टर साहब? नहीं, सालाना है। सालाना प्रति पशु। लेकिन क्या है कि ये तो इसलिए क्योंकि कोई भी व्यवसाय है उसको एक ही बार में बड़े ढंग से नहीं करना चाहिए। तो हमने एक 10 की बनाई है कि अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो आप इस ढंग से करें तो आपको धीरे धीरे आमदनी होगी। और क्योंकि ये अभी नया व्यवसाय है, इसमें लोग अभी क्या है, अभी बैंक से भी लोन के लिए भी जैसे नाबार्ड जैसी संस्था है तो अभी उन्होंने ऊँट को डेयरी पशु के रूप में शामिल नहीं किया है। तभी उनका प्रयास भी चल रहा है। अभी उन्होंने हमसे इसके बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है कि इसका दूध उत्पादन क्षमता क्या होता है, कितने मतलब सारे इसके दूध से रिलेटेड हर पहलू को उन्होंने मांगा है, ताकि इसको भी हम डेयरी पशु के रूप में शामिल करें। और ताकि कोई भी पशुपालक है या कोई नया जो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, अगर उनको इसमें व्यवसाय करना है तो उनको हम लोन दें। तो ये अभी चल रही है, लेकिन आराम से मतलब एक आप 10 पशु पाल के 5वें साल से उनको आमदनी आना, वो पॉजिटिव में चले जाएंगे, उनको आमदनी आना शुरू हो जाएगा। बहुत ही अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब। और अब बात करा ऊँट रे दूध रे बाजार री, और एक तो बाजार कितो है और दूसरा किसी चुनौती आया करे सामने।
देखिए, इसका मार्केट जो है, अभी एक रिपोर्ट आई थी और इसमें कहा गया है कि 2027 तक इसका बाजार जो है लगभग 1800 करोड़ अमेरिकी डॉलर, जो अगर हम भारत के रुपये में देखें तो ये लगभग 1.5 लाख करोड़ तक होने की संभावना है 2027 तक। अच्छा। और ये हर साल लगभग 7% के औसत दर से इसकी वृद्धि हो रही है। 2020 के बाद से इसकी 7% के आसपास में इसकी वृद्धि होने की संभावना है। और ये दुनिया के कोई सा भी महादेश नहीं है, अमेरिका, यूरोप, एशिया प्रशांत का क्षेत्र है, मिडिल ईस्ट है, अफ्रीका है, ये सारे जगह इसके बाजार विकसित हो रहे हैं। और अगर कुछ हम देश देखें तो अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, चाइना, इंडिया, सऊदी अरब, सूडान, अफ्रीका में सूडान है, ये जो है मुख्य बाजार के रूप में उभरने की संभावना है। और इसके अलावा आप देखिए, इसमें जो बहुत सारे प्रोडक्ट में मार्केटिंग होती है, जैसे इसका प्लेन मिल्क है, सादा दूध है, उसके बाद सुगंधित मिल्क जो फ्लेवर्ड मिल्क करते हैं, पाउडर है, आइसक्रीम है, इसके रूप में इसका बाजार मुख्य रूप से हो रहा है, मतलब व्यवसाय हो रहा है। और इसका व्यापार मुख्य रूप से ऑफलाइन मोड में है। अभी तक इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सिर्फ 10% ही मार्केटिंग है। सारा मार्केटिंग जो है ज्यादा ऑफलाइन मोड में ही है। और इसमें जो सबसे बड़ा बाजार है वो अफ्रीका का बाजार है। और उनका जो रेवेन्यू शेयर जो लगभग 2019 में 60% का था। अच्छा। बाकी बाजार, मतलब बाकी देशों में सबसे अधिक, क्योंकि अफ्रीका में ऊंट काफी है। और वहां पर क्या है कि इसको दूसरे डेयरी, जैसे भारत में क्या दिक्कत है कि हमारे यहाँ गाय भैंस के भी अच्छे अच्छे नस्लें हैं, तो अभी इसका बाजार वैसे उभरा नहीं है। वहां पर इसकी नस्ल को, इसको दूध को प्राथमिकता मिल रही है, क्योंकि उस तरह से डेयरी पशु वहां पर नहीं है, दूसरे गाय भैंस, तो इसके कारण वहां पर बाजार काफी विकसित है। और भारत में देखें तो भारत में कम से कम 50-60 लोग जो है इस व्यवसाय में विभिन्न स्थानों पर, जैसे अगर यहाँ देखें तो राजस्थान में तो जयपुर, पाली, जालौर, सिरोही, इसमें लोग इसका व्यवसाय कर रहे हैं। और इसकी कीमत जो होती है, कहाँ पर लोग ले जाना चाह रहे हैं, कहाँ की मांग है, उसके हिसाब से 100 से 150, 200 रुपये तक प्रति लीटर ये दूध बिक रहा है। अच्छा। इसके अलावा राजस्थान के जो आद्विक फूड्स है, मुखा का लड़का है, वो भी इसमें व्यवसाय कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अच्छा। तो ये एक व्यवसाय है, लोगों में जागरूकता इसके लिए बढ़ रही है। इसके अलावा राजस्थान के अलावा कोयम्बटूर, हैदराबाद में भी लोगों ने कैमल की डेयरी लगाई है और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो एक इसका मार्केट जो है धीरे धीरे बढ़ेगा ही। और चुनौतियों की बात करा आप, और चुनौतियां, क्योंकि ये नया नया व्यवसाय है। और देखिए, ऊंट पालन जो होता है, इसमें क्या, ऊंट जो है वो पास्चुरलिस्ट पुपिल, जो घुमंतु लोग हैं उसको पालते हैं। वो घूम तो है, ऐसा नहीं है गाय भैंस की तरह एक जगह डेयरी स्थापित है वहां से दूध लेना है। आदमी जो ऊंट पालक है घूम रहा है अपने पशु को लेकर सब जगह से, तो सबसे बड़ा दूध संग्रहण का जो है ना माध्यम, वो विकसित नहीं है कि ऐसे सिस्टम में हम कैसे दूध को कलेक्ट करें और उसके बाद उसको कंज्यूमर तक पहुंचाएं। इसके अलावा प्रसंस्करण, मतलब इसका प्रोसेसिंग का और पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट का भी जो सिस्टम है लगभग न के बराबर अभी मौजूद है। तो ये एक चुनौती है, इसको डेवलप करने की जरूरत है। और आप देखिए, दूध जो है एक ऐसी कमोडिटी है जिसको पेरिसेबल बोलते हैं, जल्दी खराब हो जाती है अगर आप उसको ठंडा में नहीं रखेंगे। तो कोल्ड चेन की फैसिलिटी जो है इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिए, वो भी अभी विकसित नहीं हुई है। और इसकी गुणवत्ता को जांचने, और इसमें कोई मिलावट लोगों ने कर दिया है, क्योंकि ये दूध जो गाय भैंस से अलग है। गाय की दूध 50 रुपये मिलती है, तो ये दूध 100 रुपये मिलती है। तो लोग जो है लालच में इसमें कुछ मिलावट करते हैं, लेकिन क्योंकि इसका दूध लोग औषधीय के रूप में यूज कर रहे हैं, तो इसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो कंज्यूमर को हमेशा एक डर रहता है कि कोई मिला के तो नहीं बेच रहा है, फिर उनको फायदा नहीं पहुंचेगा। तो एक तो है कि उसकी गुणवत्ता और मिलावट की जांच करने का भी तरीकों की कमी है। अभी तक कोई ऐसा ठोस जो तरीके डेवलप नहीं हुए हैं। इसके अलावा इसका प्रचार प्रसार भी सीमित है। मेट्रो शहरों में ही ज्यादा अभी प्रचारित हो रहा है, बाकी जगह है उतना नहीं है। और इसके अलावा एक जो दिक्कत आती है कि जगह जगह से दूध लोग कलेक्ट करते हैं, तो उनकी गुणवत्ता भी अलग अलग होती है। तो एक जो समानता होनी चाहिए वो नहीं है, डिफरेंस है। इसके अलावा दूध, क्योंकि आप देखिए दूध पैदा होता है राजस्थान में और दूध को पूरे इंडिया में फैलाना है, तो आप जो लिक्विड दूध को नहीं कर सकते, तो पाउडर बनाने की तकनीक जो है, इसमें जो एक फ्रीज ड्राइंग की तकनीक है वो काफी महंगी है। और फ्रीज ड्राइंग की तकनीक इसमें इसलिए जरूरी है कि इसको अगर आप गर्म करके इसको जो दूसरे
दूध का जो पाउडर बनता है करेंगे तो इसके औषधीय गुण खत्म होने का डर, कम होने का डर रहता है। तो इसलिए फ्रीज ड्राइंग की तकनीक भी काफी महंगी है और इसके अलावा पैकेजिंग मटेरियल का भी कमी है। तो एक तरह से अभी कुछ चीजों पर काम करने की जरूरत है और तो ये चुनौतियां धीरे धीरे हम इसको डील कर चुनौतियां न दूर करने सारू NRCC काम कर रही है। हाँ, हम काम कर रहे हैं। अभी आपको मैं बताने में हमको खुशी है कि हमने इसका दूध का जो पाउडर जो है ना हमने बनाना शुरू कर दिया है और अब हम अपने काउंटर से इसको, अभी हमारा फाउंडेशन डे था उस दिन हम इसको कॉमर्शियल सेल के लिए शुरू कर दिया और हमने इसकी कीमत 2800 रुपए प्रति किलो रखी है। अच्छा। मार्केट में आपको 6000 किलो तक मिल जाएगी। हमने एक रखा है ताकि लोग दूर दूर तक इसको ले जाएं। इसके अलावा हम बहुत सारे उत्पाद भी बना रहे हैं। अगर हमारा दूध बच जाता है तो उसका दूसरे ढंग से भी वो बर्बाद नहीं जाए। और गांव-गांव से संग्रहण करने सारू भी कोई है योजना? संग्रहण के लिए बहुत सारे कुछ NGO जो हैं इसमें काम कर रहे हैं। राजस्थान सरकार भी पिछले बजट में कुछ प्रावधान लेके आई थी और उन्होंने क्लस्टर जो है जहां जहां से दूध इकट्ठा हो सकता है वो क्लस्टर आइडेंटिफिकेशन का काम उन्होंने किया था कि ये क्षेत्र है, यहाँ पर अगर हम क्लस्टर जो है आइडेंटिफाई करने का, ताकि वहाँ बल्क मिल्क कूलर जो होता है जहाँ दूध इकट्ठे लोग लाके दे दे, संग्रहित करके रख सके, उसकी जो है व्यवस्था है। धीरे धीरे आशा है कि राजस्थान में भी विकसित होगा। जी भाई आई है कि भाई जिठे बाजार है बड़े चुनौतियां है और चुनौतियां शू अगर आप लड़ा उन समाधान करानी तो देखो अपन लाभ है जो वो उड़ीक तो रहे। तो हमारा ऊंट पालक है बे इन व्यवसाय से जुड़ना चाहे तो बे आ जाननी चाहे कि ऊंट पालन माए रोजगार का कई अवसर है। कहते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढने की, तो यही जो जितनी चुनौतियां हैं उस सब में बिजनेस छुपा हुआ है और वो सबसे है। जैसे आप देखिए ऊंट तो पाल रहे हैं, उसका दूध उत्पादन करके हम फायदा कमा सकते हैं। हाँ। इसके अलावा जो अभी हमने एक चुनौती बताई थी कि मिल्क कलेक्शन की दिक्कत होती है, कैसे कलेक्ट करना है, तो इसके लिए लोग सोसाइटी बना सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। इसमें कुछ युवा आगे आए और वो सोसाइटी बनाए जो मिल्क कलेक्शन का काम करे और मिल्क कलेक्शन के लिए वो चार्जेज अपना फिक्स करेंगे पर लीटर, उसमें वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके अलावा इसका प्रोसेसिंग में जो आप इसका प्रोसेसिंग है, पैकेजिंग है, इसमें भी व्यवसाय है कि कोई दूध आ जाती है एक जगह तो आप उसको कैसे प्रोसेस करना है, प्रोडक्ट बनाना है, तो ये एक व्यवसाय है। इसके अलावा आपको एक जगह से दूसरे जगह तो आप गाड़ी प्रोवाइड कीजिए, चिलिंग वैन होता है, चिल वैन है, उसका आप है, उसमें आप चार्जेस कर सकते हैं, तो वहां पर भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जो है आपको कंज्यूमर को पहचानिए, कौन से कंज्यूमर है वहां पर दूध सप्लाई करें, तो ये भी आपका बिजनेस का अपॉर्चुनिटी है। ऑनलाइन बुकिंग और मैनेजिंग डिलीवरी, दूर दूर से डिमांड आती है तो आप ऑनलाइन बुकिंग करके उसका डिलीवरी दे सकते हैं, उसके लिए आप व्यवस्था करेंगे तो उसमें भी आप दूध से रिलेटेड इस तरह के बिजनेस है। प्रोडक्ट का तो अलग से बिजनेस है ही, जिसमें आप दूध है, उसके अलावा आप कुल्फी, आइसक्रीम, घी, सारे चीज बना के भी जो है आप इसको वैल्यू एडिशन करके आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। आप प्रोसेसिंग का यूनिट लगा सकते हैं जिसमें लोग दूध ला के दें, आप उसको प्रोसेस करें और उसका चार्जेस लें। इसके अलावा जब आप ऊंट पालते हैं तो जो भी बाई प्रोडक्ट आता है, जैसे इसका गोबर है, उसको वर्मी कंपोस्ट में बना सकते हैं। अच्छा। हमने इसका रिसर्च भी किया है, अनुसंधान किए, देखें कि वर्मी कंपोस्ट के रूप में ये अच्छा काम करता है। और जैसे क्योंकि ये लगभग ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोडक्शन का यूनिट आप डाल सकते हैं। इसके अलावा इसके बाल हैं, आपको सालाना एक बार बाल काटना ही पड़ता है, तो उस बाल के बहुत सारे प्रोडक्ट आप बना सकते हैं पहनने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे की बाल होती है वो अपैरल क्वालिटी की होती है, उससे पहनने के बनते हैं। बाकी नमदा है, अभी हमने योगा मैट भी इससे तैयार की है। इसके अलावा ये जो आप अपने कमरे में एकॉस्टिक को काटने के लिए, आवाज को काटने के लिए लगाए, वैसे हमने एक सीट भी तैयार की है इसके ऊंट के बालों का उपयोग करके, जिससे कि आप इसको पार्टीशन में यूज करें, चैम्बर के भीतर दूसरी जगह आवाज नहीं जाए, और साउंड प्रूफिंग के लिए भी यूज करते हैं। अच्छा, तो ये भी हमने किया। तो बहुत सारे एवेन्यू है जिसके थ्रू सिर्फ दूध के अलावा जो बाई प्रोडक्ट है उसका भी अच्छे से यूटिलाइजेशन करके आमदनी कमा सकते हैं। और बात चली है कि बढ़न रही तो बढ़तो टाइम नहीं। हाँ। तो वो भी आपा ने इशारो कर रही है आज। देखो आपा तो बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से, देखो बात मन तो धाप्यो को नहीं, देखो सही कहूं भूम जी भाई, पण मन है जो धाप्यो को नहीं, पण आपा ने ये समय रे साथे भी चालनो पड़ी। बिल्कुल साहब। डॉक्टर साहब आप चौपाल में आया, इतनी अच्छी माने जानकारी दी, ज्ञानवर्धक, इन सारू मैं आपने करा धन्यवाद और आपने मैं करा राम राम साहब। आपको भी बहुत बहुत राम राम साहब। ऊंटारी बातां, आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर,
बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा ने। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आलिया दिराव सा मोकड़ा मोकड़ा राम राम सा।